एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं समय बड़ा बलवान और काल बड़ो शिकारी। आखिरकार ईरान ने भारत से क्या मदद मांगी है, वो भी इन सब के बीच में, जबकि कश्मीर मामले के लिए ईरान ने इनकार कर दिया है। एक तस्वीर देख रहे हैं जिसमें ईरान के प्रेसिडेंट बड़े ही गुस्से में लग रहे हैं। जानेंगे ईरान को क्या चाहिए भारत से। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है और इतिहास एक बार फिर से दोहराया जा रहा है। जानेंगे, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक देश देख रहे हैं, ईरान। ईरान और भारत के संबंध ना बड़े ही अलग किस्म के रहे हैं। अगर एकदम से पुराने इतिहास में जाएंगे तो दोनों बहुत अच्छे वाले मित्र रहे हैं। दोनों के देशों के शिक्षाविद और बड़े सांस्कृतिक रिश्ते रहे हैं। लोग यहाँ से वहाँ जाते थे, फारसी समुदाय के लोग वहाँ जाते थे, ये सब कुछ चलता था। लेकिन फिर धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी और ईरान में इस्लामिक क्रांति हो गई। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई आ गए और उसके बाद कई मौकों पर आयतुल्लाह खामनेई ने भारत के खिलाफ भी बयान दिया। कौन है ये सुप्रीम लीडर है ईरान के, मतलब ईरान का जो टॉप का लीडर है। 2010 में इन्होंने दुनिया भर में जो मुस्लिम हैं उनसे अपील की थी जम्मू कश्मीर को लेकर। इसके अलावे 2017 में भी उन्होंने इसी तरह की अपील करी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, 2013 में भारत और ईरान के रिश्ते इस लेवल पर पहुंच गए थे कि ईरान ने भारत आने वाले एक शिपिंग कॉरपोरेशन के वेसल्स MD देश शांति को भी पकड़ लिया था, और वो भी तब पकड़ा था जब ये इराक से कच्चा तेल लेकर निकल रहा था। ईरान ने इसे कहा था कि नहीं जी, ये एक टेक्निकल बात है, नॉन पॉलिटिकल इशू है। भारत और ईरान के रिश्ते उथल पुथल भरे रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि ईरान ने ऐसा किया, इसका मतलब क्या है कि ईरान भारत का दोस्त नहीं है। अब तक तो हम लोग यही समझ रहे थे कि दोस्त है। तो आपको बता दें, ऐसा नहीं है। मैंने जैसा कि कहा, इनके रिश्ते बड़े उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। 1994 में यही वो ईरान था जिस ईरान ने भारत की मदद की थी। 1994 में भारत के खिलाफ OIC देशों ने एक प्रस्ताव UNHRC में ले जाने की ठानी थी, और UNHRC में अमेरिका पूरी तरीके से तैयार था कि एक बार ये मामला आए और हम भारत को दबोच लें। क्योंकि उससे पहले तक भारत सोवियत संघ का पक्के वाला मित्र माना जाता था और वेस्टर्न देशों के दिमाग में ये चीज भरी हुई थी, भारत एक बार हमारे पाले में पड़े। और ये एक ऐसा मौका था जब भारत के खिलाफ OIC UNHRC में अपने प्रस्ताव को ले जा रहा था। इसको लेकर वोटिंग होने वाली थी और भारत की तरफ से अपोजिशन के लीडर थे उस समय अटल बिहारी वाजपेयी, वो थे। इसके अलावे सलमान खुर्शीद वगैरह थे जो लीड कर रहे थे प्रतिनिधि मंडल को। इसी बीच क्या किया जाता है, एक इम्पोर्टेंट मिशन शुरू होता है, और ये मिशन ऐसा मिशन हॉस्पिटल के बेड से उठा के दिनेश सिंह को, जो कि उस समय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे, उनको भेजा जाता है ईरान, और नरसिंहा राव का एक खत देकर भेजा जाता है। नरसिंहा राव का खत लेकर दिनेश सिंह पहुंचते हैं ईरान। ईरान के एयरपोर्ट में मुलाकात होती है और वहां पर वो खत देते हैं। उस खत में ये लिखा होता है कि UNHRC में इस तरीके का वोटिंग प्रस्ताव आना है, आप वहां पर इस वोटिंग प्रस्ताव में मत जाइएगा और ये बड़ी मदद मिलेगी अगर आप ऐसा करते हैं तो। ईरान ने उस वक्त कहा था कि हम आपको जो भी सबसे अच्छा होगा वो मदद करेंगे, आपको समस्या नहीं होगी। और ईरान ने इस प्रस्ताव को ही OIC में खारिज करवा दिया। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत हुई। लेकिन फिर ये देखा जाने लगा कि 2010 के बाद चीजें बदलने लगी। खामनेई कई बार भारत को कश्मीर मामले को लेकर लपेटने की कोशिश करने लगे। यहाँ पर रिश्ते थोड़े खट्टे होने शुरू हुए। फिर भी PM मोदी के आने के बाद रिश्तों की नई शुरुआत की गई और यहाँ पर PM मोदी ने यात्रा भी की, कई कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट वगैरह सब कुछ यहाँ शुरू होने लगा और काफी सारा भारत तेल खरीदने लगा। पर इसी बीच क्या होता है, जनरल सुलेमानी की हत्या हो जाती है। जनरल सुलेमानी एक बहुत ही बड़े सुलझे हुए
जनरल तो थे ही, साथ ही साथ इन्हें डिप्लोमेसी बहुत अच्छे से आती थी, तो इन्होंने भारत को कई मामलों में सपोर्ट भी किया और इनके रहते सीरिया, इराक, कई जगह पे कई मिशन कामयाब करने में ईरान कामयाब हुआ था। जिसके बाद अमेरिका ने ये इल्ज़ाम लगा दिया कि 2012 में भारत के इजरायली एम्बेसी में जो हमला हुआ उसमें सुलेमानी का हाथ था और ये कह के सुलेमानी के ऊपर हमला हो गया, सुलेमानी मारे गए। तब उसके साथ साथ प्रतिबंध भी लगने शुरू हो गए। उस वक्त ये कहा गया था कि जिस तरीके से चीजें बन रही है इसका मतलब है कि अमेरिका ने सुलेमानी को मारकर भारत को एक हार्ड हिट किया है। अब क्यों कहा गया ऐसा? क्योंकि उस समय भारत बहुत सारा तेल खरीद रहा था, भारत ईरान के साथ मिलकर कई इकोनॉमिक चीज़ों में आगे बढ़ रहा था, व्यापार भी ईरान के साथ बढ़ रहा था। यहाँ पर भारत की इकोनॉमी के लिए ये एक बड़ा झटका माना गया क्योंकि प्रतिबंध लगा दिए गए। सिर्फ इनकी ही हत्या ही नहीं हुई, ईरान इस चीज के लिए भी दुखी हो गया कि भारत ने उससे तेल खरीदना बंद कर दिया, भारत ने व्यापार में धीरे धीरे हाथ पीछे करना शुरू कर दिया। ये भारत की पॉलिसी सही थी या गलत थी? इकोनॉमिक तौर पर जब आप बहुत मजबूत नहीं रहते हो तो बहुत सारे फैसले आपको अपने पॉकेट को देख कर लेना पड़ता है। भारत अगर नहीं प्रतिबंध के अनुसार चलता तो फिर अमेरिका भारत के ऊपर भी प्रतिबंध लगा सकता था। आज की बात अलग है और उस समय की बात अलग थी, शायद इसीलिए भारत ने यहाँ पर अपने पैर पीछे करने शुरू कर दिए। तो दोनों के ही रिश्ते कुछ ऐसे ही रहे हैं। 2017 में भी आप देख सकते हैं खामनेई ने फिर भारत के खिलाफ बोला। इसी बीच चाइना की भी एंट्री होने लगती है, चाइना और ईरान के संबंध भी बढ़ने लगते हैं। पर अभी पाकिस्तान पहुंचे ईरान के राष्ट्रपति जब ये जॉइंट स्टेटमेंट दे रहे थे तो शहबाज शरीफ कश्मीर का नाम लेते हैं, लेकिन रईसी एक बार भी कश्मीर का नाम नहीं लेते हैं। ये चीज बतलाता है कि कश्मीर मामले में जो उनके सुप्रीम लीडर पहले कुछ भी कहा करते थे, ईरान के प्रेसिडेंट इस वक्त एकदम साइलेंट हैं। और कहा यह जा रहा है कि ईरान के राष्ट्रपति भारत से मांग रहे हैं मदद। ईरान ने भारत को इजराइल पर हवाई हमले की पूरी जानकारी दी और अब मध्यस्थता करने का ऑफर भी दिया है। भारत में जो राजदूत हैं उनका कहना ये है कि हमारा मानना है कि भारत गाजा में इजरायली कार्रवाई को रोकने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत सरकार इजराइल की इन कार्रवाइयों की निंदा करने में सक्रिय भूमिका निभा सकता है। ये पूछे जाने पर कि क्या भारत ईरान और इजराइल दोनों के साथ अपने मजबूत रणनीतिक संबंधों को देखते हुए इस क्षेत्र में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है, तो इस पर ईरानी राजदूत ने कहा कि उनकी सरकार क्षेत्र में तनाव कम करने, शांति स्थिरता स्थापित करने वाली किसी भी कार्रवाई का स्वागत करेगी। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।